बच्चों आज हम लोग क्लास 12th के आपका जो एनसीईआरटी पैटर्न पे जब आप पढ़ रहे हैं उसमें सेकंड बुक में जब आप आते हैं जिसको आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं, सेकंड बुक का पहला चैप्टर आपका फर्स्ट चैप्टर होता है हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपने 11th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितना डीपली पढ़ा है। ये बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर बच्चे 11th क्लास को इग्नोर करते हैं, 12th में डायरेक्ट पढ़ते हैं। लास्ट मोमेंट में ऑर्गेनिक के बहुत सारे जो चैप्टर्स हैं उनको वो छोड़ देते हैं। तो अगर ऐसा करोगे तो आपको ये चैप्टर बच्चों समझ में आने वाला नहीं है। तो समझना है इसको तो आपको अच्छे से ध्यान देना होगा और 11th वाली चीज़ों को आपको रिवाइज करना होगा। तो हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आपका हैलो एल्केन हैलो एरीन, लेकिन इसको यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए या स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए जो हिंदी मीडियम में है एनसीईआरटी में मिक्स करके पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं इसको आपको अलग अलग पढ़ाऊंगा, उसके बाद मिक्स करूंगा। तो पहले मैं बच्चों हैलो एल्केन पढ़ाऊंगा, उसके बाद हैलो एरीन पढ़ाऊंगा। तो देखिए आप लोग, पहले हम लोग पढ़ेंगे बच्चों हैलो एल्केन, ठीक है। देखो बोर्ड में अच्छे स्कोर के लिए ना जितना जरूरी वीडियो लेक्चर है उतना ही जरूरी डीपीपी प्रैक्टिस भी है, क्योंकि डीपीपी में हम लोग 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखो डीपीपी करने के 2 फायदे हैं। पहला फायदा कि तुमको ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि वो लेक्चर तुमको पूरा समझ में आया है कि नहीं, और हर डीपीपी में 10 का क्वेश्चन से ना हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को भी कवर करेंगे। एक और बात तुमको ये ख्याल रखना, जैसे अभी सर पहला लेक्चर पढ़ा रहे हैं तो जब तुम सेकंड लेक्चर का वीडियो देखना उससे पहले ऐप से जाके इस लेक्चर का हैंडराइटिंग नोट्स देख लो। इससे फायदा ये होगा कि ये लेक्चर तुम बहुत जल्दी रिवाइज कर पाओगे और सेकंड लेक्चर में समझाएगा सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ऐप पर हर लेक्चर का हैंडराइटिंग नोट्स भी मिलेगा, ठीक है। थैंक यू। ठीक है। हैलो एल्केन का मतलब क्या होता है? हैलो मीन्स यहां पे हो गया हैलोजन, हैलोजन, और एल्केन का मतलब समझते ही हो। इसी हैलो एल्केन को हम लोग कहते हैं एल्काइल हैलाइड। क्या कहते हैं इसको? एल्काइल हैलाइड कहते हैं, ठीक है बच्चों, ध्यान देंगे आप लोग। तो इस एल्काइल हैलाइड का जनरल फार्मूला क्या होता है? जनरल फार्मूला मतलब सामान्य सूत्र क्या होता है? इसका जनरल फार्मूला बच्चों होता है RX। आप पूछोगे कि R क्या होता है, तो R को हम लोग कहते हैं बच्चों एल्काइल रेडिकल। इसको एल्काइल रेडिकल मतलब इसको एल्किल समूह के नाम से जाना जाता है। इसको हम लोग एल्किल समूह कहते हैं। और X मतलब यहां पे है हैलोजन। X मीन्स हैलोजन। X लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है? हैलोजन है। तो R का जनरल फार्मूला होता है उसको लिखते हो CnH2n+1। ये R है क्या? पहले आप समझ लीजिए कि एल्किल समूह किसे कहते हैं। एल्किल समूह किसे कहते हैं? जब किसी एल्केन से, एल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2 सारे बच्चे जानते हैं। जब किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित कर दिया जाता है तो प्राप्त समूह को एल्किल समूह कहते हैं। प्राप्त समूह को एल्किल समूह कहते हैं। जैसे एल्केन का मतलब मान लीजिए एग्जाम्पल बच्चों मेथेन, और मेथेन का जनरल फार्मूला हो गया आपका CH4। CH4 से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? CH3,
और इसका नाम हो जाएगा क्या, मिथाइल। इसी तरीके से है बच्चों एथेन, जिसका सामान्य सूत्र C2H6 होता है, जिसका फार्मूला C2H6 है। एक हाइड्रोजन विस्थापित कर दोगे तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल। इसी तरीके से देखिए प्रोपेन, और प्रोपेन का सूत्र होता है C3H8, तो एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो आ जाएगा C3H7 और लिखेंगे इसका नाम क्या, प्रोपाइल। तो इस तरीके से आपको मैंने बता दिया बच्चों कि एल्किल समूह किसे कहते हैं, यानी किसी भी एल्केन परमाणु, किसी भी एल्केन यौगिक से जब एक हाइड्रोजन विस्थापित कर दिया जाता है तो प्राप्त समूह एल्किल समूह कहलाता है। ठीक है, बेसिक चीजों को मैं धीरे धीरे उसी में थोड़ा थोड़ा करके आपको बताता रहूंगा, लेकिन आपकी ज्यादा जिम्मेदारियां हैं बच्चों। आपको 11th क्लास में अच्छे से आपको जीओसी यानी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको ज्यादा अच्छे से पढ़नी होगी। ठीक है, इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हेलो एल्केन किस तरीके से पढ़ा जाएगा बच्चों, देखिए आप लोग। अब इसको देखो, आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एल्केन, क्या मतलब हुआ इसका, हैलो एल्केन का या हैलो एल्केनों का वर्गीकरण। हैलो एल्केनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एल्केन। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग हैलो एल्केन के वर्गीकरण में, और इसका वर्गीकरण पहला है हैलोजन, हैलोजन परमाणुओं की, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। सबसे पहले हम लोग हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर वर्गीकरण करेंगे। तो हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर वर्गीकरण में भी पहला आता है मोनो हैलोजन, मोनो हैलोजन व्युत्पन्न, मोनो हैलोजन व्युत्पन्न। मोनो मीन्स क्या होता है बच्चों, मोनो मीन्स होता है एक, डाई मीन्स होता है दो, ट्राई मीन्स होता है तीन, टेट्रा मीन्स होता है चार, ये सभी लोग जानते हैं। तो मोनो हैलोजन व्युत्पन्न, किसको मोनो हैलोजन व्युत्पन्न कहते हैं, जिसमें एक ही हैलोजन परमाणु किसी एक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करके जुड़ गया हो, उसी को मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स, मोनो हैलोजन व्युत्पन्न कहा जाता है। इसमें भी देखिए प्राथमिक हैलो एल्केन, प्राइमरी की बात करेंगे पहले हम लोग। प्राथमिक हैलो एल्केन क्या होता है, प्राथमिक हैलो एल्केन का मतलब वह हैलो एल्केन, वह हैलो एल्केन जिसमें केवल एक हैलोजन परमाणु, जिसमें केवल एक हैलोजन परमाणु उपस्थित होता है, जिसमें केवल एक हैलोजन परमाणु उपस्थित होता है, उसी को हम लोग कहते हैं प्राथमिक हैलो एल्केन। एक हैलोजन परमाणु, एक हैलोजन परमाणु ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा होता है। अब ये सब लोग जानते हैं कि प्राथमिक क्या है।
ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा होता है जो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा होता है। अब ये सब लिखने वाली बात नहीं, मैं यहां एक का लिख दे रहा हूं, बाकी आप लोग समझोगे खुद से। तो देखिए प्राथमिक का, ये प्राथमिक हेलो एल्केन, मान लीजिए एक हैलोजन मैंने यहां पे Cl जोड़ दिया। अब ये क्लोरीन ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़ा है, ये कार्बन परमाणु से Cl डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो ये जो कार्बन परमाणु है ये सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है। तो ये जो कार्बन है वो कैसा है, 1 डिग्री का कार्बन है। 1 डिग्री का कार्बन का मतलब होता है प्राथमिक कार्बन है, यानी कोई हैलोजन जब प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है तो इस प्रकार के हेलो एल्केन को कहते हैं प्राथमिक हेलो एल्केन। ठीक है, और एग्जाम्पल देखिए, यहां पर देखिए एग्जाम्पल। अब ये आपका ब्रोमीन इसी कार्बन से न जुड़ा है, इससे तो जुड़ा नहीं है, ब्रोमीन इस कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, यानी कह सकते हैं कि ये भी 1 डिग्री का कार्बन है, यानी प्राथमिक कार्बन है। तो प्राथमिक कार्बन किसे कहते हो, ऐसा कार्बन जो केवल एक कार्बन से जुड़ा होता है उसी को प्राथमिक कार्बन कहते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसमें दूसरा देखते हैं। प्राथमिक हेलो एल्केन के बाद दूसरा सेकंड देखिए, समझते हुए नोट्स बनाएंगे और देखेंगे ध्यान से बच्चों। इसका सेकंड पार्ट, द्वितीयक, द्वितीयक यानी सेकेंडरी हेलो एल्केन। सेकेंडरी हेलो एल्केन, द्वितीयक हेलो एल्केन क्या है, देखिए वह कार्बन जो 2 कार्बन से जुड़ा होता है। अब यही वो कार्बन है जो इससे और इससे जुड़ा है, मतलब ये 2 डिग्री का कार्बन है। और यदि 2 डिग्री वाले कार्बन से कोई हैलोजन जुड़ा होता है तो इसी मोनो हैलोजन व्युत्पन्न को द्वितीयक हेलो एल्केन के नाम से जाना जाता है। 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, इसको 2 डिग्री हेलो एल्केन या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। और एग्जाम्पल देख सकते हो बच्चों, और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हो। ये ब्रोमीन ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, तो इसको भी कहेंगे 2 डिग्री एल्किल हैलाइड या 2 डिग्री हेलो एल्केन। तो ये द्वितीयक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए द्वितीयक हेलो एल्केन इसको कहा जाता है। चलिए देखिए तृतीयक हेलो एल्केन, तृतीयक हेलो एल्केन। तृतीयक हेलो एल्केन का मतलब ऐसा हेलो एल्केन जिसमें एक 3 डिग्री का कार्बन होना चाहिए। अब ये कार्बन जो है आपका वो 3 डिग्री का कार्बन है, यानी तृतीयक कार्बन है बेटा। ये क्यों तृतीयक कार्बन है, क्योंकि ये जो कार्बन है वो 3 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसको तृतीयक कार्बन कहा जाता है। और अगर इसी कार्बन से हम कोई हैलोजन जोड़ दें तो इसको कहते हैं 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। ठीक है, इसको तृतीयक हेलो एल्केन या तृतीयक एल्किल हैलाइड इसको कहा जाता है। चतुर्थक हेलो एल्केन नहीं होता बच्चों, चतुर्थक कार्बन होता है, क्योंकि कार्बन की जो वैलेंसी है, जो संयोजकता है वो 4 होती है। कार्बन की संयोजकता 4 है, तो अब 4 से जुड़ा है, लेकिन अब हैलोजन से नहीं ना जुड़ सकता ये, इसलिए क्योंकि कार्बन अपनी पूरी संयोजकता कंप्लीट कर चुका। अगर हम इसको हटा के जोड़ेंगे हैलोजन से तो अब ये कार्बन आपका 3 ही कार्बन से केवल जुड़ा है, तो ये चतुर्थक नहीं रह जाएगा, ये तृतीयक कार्बन ही कहा जाएगा। ठीक है, तो मोनोहैलोजन व्युत्पन्न जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। चलिए मोनोहैलोजन व्युत्पन्न के बाद बात करते हैं डाई हैलोजन व्युत्पन्न के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, डाई हैलोजन व्युत्पन्न के बारे में बात करते हैं बच्चों। कैसे, देखिए डाई हैलोजन व्युत्पन्न में यहां मैं बी नंबर डाल दिया, डाई हैलोजन व्युत्पन्न, डाई हैलोजन व्युत्पन्न। देखो कैसे,
समझो, डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स, डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स व्युत्पन्न। डाई हैलोजन व्युत्पन्न क्या है? डाई शब्द का मतलब जिसमें दो हैलोजन हो। दो हैलोजन वाले व्युत्पन्न भी देखो बच्चों तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है जैमिनल, जैमिनल या इसको कहते हैं जैम डाई हैलाइड। जैमिनल या जैम डाई हैलाइड के नाम से जाना जाता है। कैसे इसको पहचानोगे? जब किसी डाई हैलोजन व्युत्पन्न में, जब किसी डाई हैलोजन व्युत्पन्न में दोनों हैलोजन परमाणु किसी एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं, किसी एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं तो उसे जैम डाई हैलाइड कहते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए बेटा, यहां पे आप लोग CH3CHCl2। अब इस एग्जाम्पल को ऐसे ओपन भी आप करके बना सकते हो, Cl यहां पे H कर सकते हो, ये Cl। अब ये दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़े हैं, दो हैलोजन हैं तो डाई हैलाइड तो होगा ही, लेकिन जैमिनल या जैम कब कहोगे? जब एक ही कार्बन से दोनों हैलोजन जुड़े होंगे तो उसको जैम डाई हैलाइड कहा जाएगा। और एग्जाम्पल देख सकते हो, ये भी आपका एग्जाम्पल है। ये जो कार्बन है वो 2 डिग्री का कार्बन है भले ही, लेकिन हैलोजन दोनों एक ही कार्बन से जुड़े हैं तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? जैम डाई हैलाइड कहेंगे। ठीक है, नोट करते रहेंगे और समझते रहेंगे बच्चों। जैम डाई हैलाइड का मतलब वह डाई हैलो एल्केन जिसमें दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा है बच्चों विसिनल, मुलाब भी कहते हैं। आप इंग्लिश याद करिए, ज्यादा अच्छा होगा। विक, विसिनल या विक डाई हैलाइड, विक डाई हैलाइड। अब इसमें डेफिनेशन मैं नहीं लिखवा रहा हूं, इसमें आपको समझा दे रहा हूं। जब दोनों हैलोजन परमाणु, लिखना होगा तो आप लोग बच्चों लिख सकते हो, जब दोनों हैलोजन परमाणु किसी नजदीकी कार्बन से जुड़े हों, या दोनों हैलोजन परमाणु एडजेसेंट कार्बन से जुड़े हों, नजदीकी कार्बन से जुड़े होते हैं, तो ऐसे डाई हैलोजन व्युत्पन्न को विसिनल या विक डाई हैलाइड कहा जाता है। जैसे ये दोनों हैलोजन नजदीकी कार्बन से जुड़े हैं तो इसको विक डाई हैलाइड कहेंगे। ये भी नजदीक वाले कार्बन से जुड़े हैं, विक डाई हैलाइड कहलाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसा सिचुएशन आ गया इस तरीके का, तो अब ये विक डाई हैलाइड नहीं है, क्योंकि इसके दोनों हैलोजन अब नजदीकी कार्बन से न जुड़े हैं, क्योंकि बीच में एक गैप हो गया। इससे जुड़ा होता तब इसको विक डाई हैलाइड कहते, लेकिन यहां पे गैप है, इसका मतलब ये विक डाई हैलाइड नहीं है। तीसरा होता है बच्चों अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड क्या होता है? जब वही हैलोजन इंड पर जुड़ा हो, ये देखिए ये हैलोजन और ये हैलोजन किनारों पर जुड़े होंगे, सिरों पर जुड़े होंगे, तो ऐसे डाई हैलोजन डेरिवेटिव को, ऐसे डाई हैलोजन व्युत्पन्न को अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड के नाम से जाना जाता है। तो 3 तरह का मैंने आपको डाई हैलो एल्केन बताया बेटा। पहला डाई हैलो एल्केन आपका हो गया जैम डाई हैलाइड, इसमें दोनों हैलोजन जब एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं तो इसको कहते हैं जैम डाई हैलाइड। दोनों हैलोजन जब डिफरेंट कार्बन से जुड़े होते हैं तो
और नजदीकी कार्बन से जुड़े होते हैं तो उसको कहते हैं वीक डाई हैलाइड, और जब वो इंड पर जुड़े होते हैं, सिरों पर जुड़े होते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। क्लियर है? तो पहला जो हम लोगों का क्लासिफिकेशन है वो हैलोजन परमाणुओं के संख्या के आधार पर कंप्लीट हुआ। उसमें मैंने आपको मोनो हैलोजन व्युत्पन्न बनाया। मोनो हैलोजन व्युत्पन्न में मैंने आपको बताया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्किल हैलाइड क्या होते हैं। डाई हैलोजन व्युत्पन्न में भी मैंने 3 बताया, जेमिनल, विसिनल और अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग इसका तीसरा पार्ट। इसका तीसरा पार्ट है ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न। ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न, देखिए ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न क्या है। ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न, ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव। ट्राई का मतलब 3, यानी जिसमें कम से कम 3 का, ये कम से कम यानी कम से कम क्या मतलब, इसमें श्योर 3 हैलोजन होंगे, उसी को हम लोग ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न कहेंगे। CHCl3, CHBr3, CHI3। ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न के ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड होते हैं। इसका नाम, साधारण नाम है क्लोरोफार्म, इसका साधारण नाम होता है ब्रोमोफार्म, और इसका साधारण नाम होता है बच्चों आइडोफार्म। इसमें इसका नाम एक और है ट्राईक्लोरोमेथेन, एक ही कार्बन है इसमें, ट्राईक्लोरोमेथेन। इसका क्या नाम होगा? ट्राईब्रोमोमेथेन। इसका क्या नाम होगा? ट्राईआइडोमेथेन। ये इसका नाम होता है, ठीक है। और इनको सामूहिक रूप से, इनको संयुक्त रूप से हम लोग क्या कहते हैं? इनको हैलोफार्म के नाम से जाना जाता है, ठीक है। हैलोफार्म के नाम से इन्हें, इन तीनों को जाना जाता है। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन खत्म हुआ बच्चों। हम लोग मोनो हैलोजन व्युत्पन्न, डाई हैलोजन व्युत्पन्न, ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न, और एक मैं आपको बता दूं टेट्रा हैलोजन व्युत्पन्न, टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव्स। टेट्रा हैलोजन व्युत्पन्न क्या होते हैं? टेट्रा का मतलब जिसमें 4 कार्बन, 4 जिसमें हैलोजन परमाणु हो, और ऐसा केवल एक ही कंपाउंड अब तक ज्ञात है, और उस कंपाउंड का नाम क्या है? उस कंपाउंड का नाम है बच्चों कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड इसका नाम होता है, या इसको पायरीन के नाम से भी जाना जाता है। पायरीन यानी फायर मीन्स होता है फायर, यानी आग। आग बुझाने वाले यंत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको पायरीन के नाम से जाना जाता है। इस कंपाउंड को देखें, अगर इसका IUPAC नाम लिखना होगा तो ये सारे हैलोजन आपके एक ही कार्बन से जुड़े हैं, तो इसको लिख सकते हैं 1 1 1 1। सबका 1 पे ही पोजीशन है, 4 बार है तो लिखेंगे टेट्रा। Cl के लिए क्या लिखेंगे? क्लोरो, और 1 कार्बन है इसमें तो बच्चों लिखेंगे मेथेन। 1 1 1 1 टेट्रा क्लोरोमेथेन इसका नाम होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन खत्म होता है बच्चों। अब हम लोग पढ़ते हैं हैलो एल्केन का नेमिंग कैसे किया जाता है। तो अगला हेडिंग होगा आपका नोमेनक्लेचर ऑफ हैलो एल्केन। आप एनसीईआरटी को देखते हुए उसके इंटेक्स्ट क्वेश्चन यानी जो पाठ्य निहित प्रश्न है उसको भी आप लोग साथ में लगाते चलिए। एक्सरसाइज का IUPAC का क्वेश्चन लगाते चलिए। उसमें एक्सरसाइज में आपको प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक हैलो एल्केन को छांटने के लिए भी बताया जाएगा, वो सब भी आपको करना है। देखिए, तो अब हम लोग पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ हैलो एल्केन। नोमेनक्लेचर ऑफ हैलो एल्केन कैसे, या हाँ चलिए इसी के बारे में देखते हैं।
कैसे नॉमेनक्लेचर, नामकरण, मतलब IUPAC नामकरण यहां पे करेंगे। जनरल फार्मूला इसका क्या है बच्चों, RX है, जहां पर X जानते हो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है। तो देखते हैं इसका नॉमेनक्लेचर। इसका जो प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स माने क्या होता है, प्रीफिक्स का मतलब जो पहले जुड़े उसे प्रीफिक्स कहते हैं, और हिंदी में इसको कहते हैं बच्चे पूर्व लग्न, और इसका प्रीफिक्स होता है हेलो। सफिक्स, सफिक्स का मतलब अनुलग्न, और सफिक्स का मतलब होता है जो बाद में जुड़े, और इसका कोई सफिक्स नहीं होता है। इसका IUPAC नेम क्या होता है, इसका IUPAC नेम ही होता है हेलो एल्केन। पहले हेलो वर्ड लगेगा, फिर एल्केन वर्ड लगेगा। चलिए कुछ नेमिंग कर लिया जाए, कुछ कंपाउंड्स के मैं नाम आपको लिखना बता दूं। वैसे आप लोग 11th में पढ़ चुके हो, IUPAC नॉमेनक्लेचर जो बच्चा पढ़ चुका है उसे इन चीज़ों का बहुत बड़ा अनुभव पहले से ही होगा, उनकी प्रैक्टिस हो चुकी है बच्चों। उनको केवल मैं याद दिला रहा हूं कि आप दोबारा उसको पढ़ लें। देखिए पहले क्या है, हेलो तब एल्केन। तो ये हेलो किस कार्बन से जुड़ा है, 1 पे। 1 लिखें या ना लिखें कंसीडर हो जाता है। तो पहले हेलो है तो क्या लिखेंगे, Cl के लिए लिखा जाता है क्लोरो। 1 कार्बन है तो लिखोगे मेथेन, तो हो गया हेलो एल्केन, क्लोरो मेथेन। यहां भी देखा जाए Br है तो क्या लिखेंगे, ब्रोमो, और 2 कार्बन है तो लिखेंगे एथेन, तो लिखेंगे इसका नाम ब्रोमो एथेन। ठीक है, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो, 2 क्लोरो, और नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो लिखेंगे प्रोपेन। 2 ब्रोमो 2 क्लोरो प्रोपेन इस कंपाउंड का नाम होगा। ठीक है, देखिए और भी मैं आपको बता दूं, अल्फाबेटिकल, यहां पे मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखा कि ब्रोमो भी सेकंड पे, क्लोरो भी सेकंड पे, लेकिन अल्फाबेटिकली बी पहले आता है, सी बाद में, तो ब्रोमो पहले होगा, क्लोरो बाद में होगा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लगा लीजिए, ब्रोमो हो गया, क्लोरो हो गया, आइडो भी हो गया। चलिए काउंटिंग कहां से करेंगे, यहां से काउंटिंग कर लीजिए। अल्फाबेटिकली ये पहले आता है आई के कंपेयर में, तो Cl है, Br है, I है, पहले तो ब्रोमो लगेगा, तो क्या लिखेंगे 3 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 4 आइडो, और नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5 कार्बन है, तो क्या लिखोगे पेंटेन लिखोगे। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, एक एग्जाम्पल और देखिए, मैंने एक ही कार्बन से चारों हेलोजन को जोड़ दिया, तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो सभी है, तो पहले क्या लिखोगे 1 ब्रोमो, 1 क्लोरो, 1 फ्लोरो, 1 आइडो, और 1 कार्बन है तो इसको लिख दोगे बेटा क्या, मेथेन। 1 ब्रोमो, 1 क्लोरो, 1 फ्लोरो, 1 आइडो मेथेन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप नेमिंग कर सकते हो। इसमें मैं अभी आपको तुरंत बताऊंगा कि किस तरीके से हेलो एरिन की भी नेमिंग कर सकते हैं। जैसे आपके बेंजीन से अगर मान लीजिए Cl जुड़ा है तो इसका नाम क्या होता है, क्लोरोबेंजीन। इसी तरीके से हेलो एरिन की भी नेमिंग की जाती है। अगर यहाँ Br जुड़ा है तो क्या लिखोगे, नाम हो जाएगा इसका ब्रोमोबेंजीन। इस तरीके से हम लोग किसी भी कंपाउंड की नेमिंग, F हो गया तो क्या लिखेंगे फ्लोरोबेंजीन। हिंदी में लिखो या इंग्लिश में कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम वही रहेगा। तो नेमिंग करते समय बशर्ते बच्चों इंग्लिश का ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि आपको आफ्टर 12th सारी चीजें साइंस से अगर आपको करनी है तो आपको इंग्लिश मीडियम से ही करना होगा और आपको विशेष ध्यान देना होगा। तो ये हमारा नोमेनक्लेचर खत्म होता है बच्चों। इसके बाद मैं अभी आपको तुरंत बता रहा हूं किस तरीके से हम लोग हेलो एल्केन में आइसोमेरिज्म की बात करते हैं, समावयवता की बात करते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल। तो बच्चों उसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ते हैं और आपका जो टॉपिक है, कुछ टर्म्स जो हैं आपको यूज होते हैं और आप देखेंगे इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। एल्काइल हैलाइड क्या है ये मैं आपको बता चुका हूं
कि एल्काइल हैलाइड को आप RX बोलते हो। जैसे एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल हो गया, यहां कोई हैलोजन मान लीजिए जुड़ा हुआ है। हैलोजन ऐसे कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हो जो सिंगल बॉन्डेड हो, इधर कोई स्ट्रेट चेन हो, एक सीधी श्रृंखला हो, और जिस कार्बन से ये जुड़ा हो वो कार्बन आपका 1 डिग्री का कार्बन होगा या 2 डिग्री का कार्बन होगा, उसको हम लोग एल्किल हैलाइड ही कहेंगे। लेकिन ये कार्बन हमेशा ध्यान दीजिए कि इस पे जो संकरण है वो sp3 ही होना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन निकालने आता है आप सभी लोगों को। ये कार्बन जो है 4 बॉन्ड बना रहा है, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे? 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे। तो 4 सिग्मा बॉन्ड के लिए ऑर्बिटल्स 4 ही होंगे, तो 4 ऑर्बिटल के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। केमिकल बॉन्डिंग में आप लोग पढ़ चुके हैं। एलिल हैलाइड क्या होता है बच्चों? एलिल हैलाइड का मतलब होता है कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हो, जैसे हैलोजन आपका ये है, और ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिसका नेक्स्ट कार्बन, इसके बाद आने वाला कार्बन क्या हो? डबल बॉन्डेड हो, उसी को हम लोग कहते हैं एलिलिक हैलाइड या एलिलिक हैलाइड के नाम से जाना जाता है। यहां भी देख सकते हैं हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके जस्ट बाद वाला कार्बन डबल बॉन्डेड है, तो इसको भी हम लोग क्या कहते हैं? एलिल हैलाइड कहते हैं। इसको एलिल हैलाइड के नाम से जाना जाता है। और ये भी हो गया आपका एलिल हैलाइड। अब देखिए यहां पे विनाइल हैलाइड क्या होता है? जब कोई हैलोजन डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ जाए, ये हैलोजन है और इस डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ गया, तो डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ने के बाद, डबल बॉन्डेड कार्बन से अगर जुड़ा है और इस पे संकरण अगर निकालोगे तो इस पे संकरण आएगा बच्चों sp2। डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ने वाले हैलोजन को हम लोग कहते हैं विनाइल हैलाइड या इसको विनाइलिक हैलाइड के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं बच्चों कि एरिल हैलाइड क्या है, या इसको एराइल हैलाइड भी बहुत लोग कहते हैं, या इसी को आप हैलो एरीन भी कहते हो। जब कोई हैलोजन बेंजीन रिंग से, जब कोई हैलोजन डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ जाए, जैसे ये आपका हैलोजन है और डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ गया, तो इसी को हम लोग कहते हैं हैलो एरीन। इसी का नाम होता है एरिल हैलाइड, या इसी को कहते हो हैलो एरीन। लास्ट जो हमारा एरिल्काइल हैलाइड या बेंजाइलिक हैलाइड है वो क्या होता है? यानी एरीन वर्ड, एरीन का मतलब हो गया आपका एरोमेटिक सेक्शन या एक बेंजीन। हैलोजन डायरेक्ट जुड़ा था तो इसको हैलो एरीन कहते हो, लेकिन हैलोजन अगर किसी कार्बन के हेल्प से जुड़ा हो, अब ये हैलोजन डायरेक्ट बेंजीन से नहीं जुड़ा है, बीच में कोई कार्बन आ गया, कार्बन के हेल्प से जुड़ा हो, तो इसी को हम लोग कहते हैं बच्चों बेंजाइलिक हैलाइड। तो मैंने आपको नेमिंग भी बता दिया, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो होती है कि एल्काइल हैलाइड क्या होते हैं, एलिल हैलाइड क्या होता है, विनाइल हैलाइड क्या होता है और बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है। ठीक है, देख करके अच्छे से समझेंगे इसको। अब मैं बच्चों आप लोगों को एल्किल हैलाइडों में समावयवता की बात बताऊंगा कि एल्किल हैलाइडों में किस प्रकार की समावयवता यानी किस प्रकार का आइसोमेरिज्म पाया जाता है। समावयवता किसे कहते हैं पता है सारे बच्चों को? समावयवता सहसंयोजी यौगिकों का गुण होता है। और समावयवता किसे कहते हैं? समावयवता का मतलब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं परंतु जिनके संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हीं को हम लोग कहते हैं कि वो एक दूसरे के समावयवी होते हैं और इस प्रकार की परिघटना को समावयवता कहते हैं। तो देखिए एल्किल हैलाइडों में अगला हेडिंग होगा एल्किल
एल्किल हैलाइडों में समावयवता, एल्किल हैलाइडों में समावयवता, ठीक है। आइसोमेरिज्म 11 बच्चे जनरली नहीं पढ़ते, सोचते हैं कि 11 पढ़ के कोई फायदा है नहीं, जब डायरेक्ट 12 का बोर्ड ही देना है तो 11 पढ़ने से उससे भी कोई फायदा नहीं है, तो सीधा 12 ही पढ़ते हैं। लेकिन वो ये नहीं समझते कि 12 11 से ही जुड़ा हुआ है। 12th नहीं पास करोगे तो बीएससी में कैसे जाओगे, मेंस की तैयारी कैसे करोगे। तो प्रिपरेशन करने के लिए बच्चों आपको पहले 11th और 12th की बेसिक चीजों की जानकारी होनी चाहिए। समायोता मैं जानता हूं कि आपको आता है, उसी आधार पर मैं आगे आपको बता रहा हूं कि समायोता 2 प्रकार का होता है, पढ़े हैं। एक समावयवता होता है संरचनात्मक समावयवता, दूसरा होता है बच्चों त्रिविम समावयवता। संरचनात्मक समावयवता के पार्ट क्या होते हैं? श्रृंखला समावयवता, स्थान समावयवता, मध्यावयवता, क्रियात्मक समावयवता और चलावयवता। मेन यही 5 पार्ट संरचनात्मक समावयवता के होते हैं। फिर आते हैं त्रिविम समावयवता में, और त्रिविम समावयवता के 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है आपका क्या? ज्यामितीय समावयवता, और दूसरा होता है आपका प्रकाशिक समावयवता। तो समावयवता आप जानते हैं, ये हम मान करके चलेंगे। तो एल्किल हैलाइड किस प्रकार की समावयवता प्रदर्शित करते हैं, और उसमें हम लोग बात करते हैं बच्चों की श्रृंखला समावयवता। ये चेन आइसोमेरिज्म शो करते हैं या नहीं, इसको देखा जाए। चेन आइसोमेरिज्म शो करते हैं कि नहीं, तो देखिए मैंने आपको एक कंपाउंड दिया, ये CH3 CH2 Cl, इसमें कोई चेन बदल नहीं सकता, मिनिमम आपको 4 कार्बन लेने होंगे। तो इस कंपाउंड का नाम क्या है? 1 क्लोरो, नंबर ऑफ कार्बन 4 है, तो आप लिखोगे ब्यूटेन। 1 क्लोरो ब्यूटेन इसका नाम है बच्चों। इसका देखिए दूसरा, इसी का आइसोमर्स, हमने यहां पे चेन को बदल दिया, चेन को यहां पे हमने चेंज कर दिया। तो यहां चेन में कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, और चेन में अगर 3 कार्बन है, चेन में अगर 3 कार्बन है और यहां चेन में 4 कार्बन है, तो कार्बन परमाणुओं की संख्या बदल गई। तो इसका मतलब, इसका नाम जब करोगे तो 1 2 3 कैसे लिखोगे? 1 क्लोरो 2 मेथाइल, 1 क्लोरो 2 मेथाइल प्रोपेन इसका नाम आएगा। 1 क्लोरो 2 मेथाइल प्रोपेन इसका नाम आएगा। तो यहां देखिए, यहां चेन में कितना कार्बन? 3 1 4 कार्बन, और यहां चेन में 3 ही कार्बन है। तो चेन जब बदल जाए तो इसी को बच्चों कहते हो चेन आइसोमेरिज्म, यानी श्रृंखला समावयवता। दूसरी बात करते हैं स्थान समावयवता की। स्थान समावयवता, इसको हम लोग कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। अगर किसी कंपाउंड में हैलोजन का पोजीशन ही बदल जाए, जैसे इस कंपाउंड का नाम है 1 क्लोरो, नंबर ऑफ कार्बन 3 है, तो लिखेंगे प्रोपेन। 1 क्लोरो प्रोपेन इसका नाम है। अब देखिए यहां पर मैं हैलोजन का पोजीशन चेंज कर रहा हूं। हैलोजन का पोजीशन यहां मैंने चेंज कर दिया। यहां ये 1 पोजीशन पे था, लेकिन यहां अब ये 2nd पोजीशन पर है। चेन उतना ही है, चेन में कार्बन 3 है, उसके भी चेन में कार्बन 3 ही है, लेकिन नाम देखिए क्या होगा इसका? 2 क्लोरो प्रोपेन इसका बच्चों नाम हो गया, क्योंकि ये जो हैलोजन है वो इसके 2nd पोजीशन पर है। तो जब भी पोजीशन बदलेगा तो इसको हम लोग कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। जैसे बेंजीन में आप देखिए Cl, और यहां भी Cl। आपको पता है कि बेंजीन में 3 पोजीशन होते हैं। एक होता है बच्चों आर्थो, दूसरा होता है पैरा, तीसरा होता है मेटा। जब 1-2 पोजीशन पर अगर कोई भी फंक्शन हो तो इसको कहते हो आर्थो। 1-3 पोजीशन पर होगा तो इसको कहते हो मेटा। मेटा के लिए क्या होगा? 1-3 पोजीशन पे होगा तो मेटा, और 1-4 पोजीशन पे होगा तो इसको क्या कहते हो? पैरा। तो इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन। ऑर्थो क्यों बोला? क्योंकि 1-2 पोजीशन पे है और 2 बार क्लोरीन है तो डाई क्लोरो, और बेंजीन लिख सकते हैं, या IUPAC ने 1,2 डाई क्लोरो
1,2 डाइक्लोरोबेंजीन लिख सकते हो। इसका क्या नाम होगा? मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, या लिख सकते हैं 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन। इसका क्या नाम होगा? पैरा को पी लिख देते हैं, डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। या पोजीशन देख लोगे तो पोजीशन है क्या? 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से हम लोग समझ गए कि स्थान समावयवता क्या है, पोजीशन आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं। अब तीसरी समावयवता जो है वो मध्यावयवता है, और कभी भी हैलो एल्केन मध्यावयवता प्रदर्शित नहीं करते, क्योंकि मध्यावयवता वही प्रदर्शित करते हैं जो बहुसंयोजी हैं, यानी जिनकी संयोजकता 1 से ज्यादा है। तो आप जानते हैं कि क्लोरीन की संयोजकता 1 होती है, केवल एक ही बॉन्ड बना सकता, वो मध्य में आ नहीं सकता, इस वजह से मध्यावयवता प्रदर्शित नहीं कर सकता। मध्यावयवता का एग्जाम्पल आप लोग देख चुके होंगे, फिर से प्रैक्टिस कर लेंगे। क्रियात्मक समावयवता भी ये नहीं प्रदर्शित करते, क्योंकि क्रियात्मक समावयवता वही प्रदर्शित करते हैं जो एक से अधिक फंक्शन में कन्वर्ट हो सके। तो हैलोजन है तो क्लोरीन है तो वो ब्रोमीन में थोड़ी कन्वर्ट हो पाएगा, इसलिए हैलोजनों में 2 प्रकार की समावयवता, पहला हो गया श्रृंखला, दूसरा हो गया स्थान समावयवता। अब तीसरा होता है बच्चों इसमें प्रकाशिक समावयवता। अब प्रकाशिक समावयवता क्या है इसको आप लोग जानते हो, डिस्कस करना अपने 11वें, पहले 11 के बुक पढ़ो या फिर अपने 11 के नोट्स पढ़ना, फिर खुद से डिस्कस करो कि प्रकाशिक समावयवता क्या है। मैं आपको यहां बता दूं कि प्रकाशिक समावयवता होने के लिए पहले एक ऐसा कार्बन होना चाहिए जो असममित हो। कैसा कार्बन हो? असममित कार्बन होना चाहिए, क्योंकि प्रकाशिक समावयवता का डेफिनेशन यही होता है, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं, संरचना सूत्र भी समान होता है, लेकिन समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति व्यवहार भिन्न भिन्न होता है। समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति व्यवहार भिन्न भिन्न होता है। तो आपको बता दूं कि समतल ध्रुवित प्रकाश क्या है? समतल ध्रुवित प्रकाश को इंग्लिश में कहते हो प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये मान लीजिए बच्चों आपका ये साधारण प्रकाश है, जिसका कंपन, जिसका वाइब्रेशन सभी दिशाओं में होता है। लेकिन जब इसी प्रकाश को निकोल प्रिज्म, जो कि कैल्साइट का बना होता है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, इस प्रिज्म से हो करके जब हम लोग इस प्रकाश को गुजारते हैं तो जो प्रकाश का पथ है वो परपेंडिकुलर हो जाता है, लंबवत हो जाता है। तो ऐसे प्रकाश को हम लोग कहते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश, ऐसे प्रकाश को कहा जाता है बच्चों। तो समतल ध्रुवित प्रकाश वह प्रकाश है जिसका कंपन केवल एक ही दिशा में यानी लंबवत होता है, ऐसे प्रकाश को समतल प्रकाश कहा जाता है। तो कोई भी कार्बनिक यौगिक इसी समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर या बाईं ओर घुमाने की प्रवृत्ति रखते हैं। अगर वो दाईं ओर घुमाते हैं तो उसको डेक्स्ट्रो कहते हैं, यानी दक्षिण ध्रुवण घूर्णक कहते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं। और अगर वो बाएं साइड में घुमाते हैं तो इसको लीबो कहते हैं, यानी वाम ध्रुवण घूर्णक कहते हैं। इसको वाम ध्रुवण घूर्णक कहते हैं, लीबो रोटेटरी के नाम से जाना जाता है। तो जो कार्बनिक यौगिक समतल ध्रुवित के प्रकाश के तल को दाईं ओर या बाईं ओर घुमाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हीं को हम लोग कहते हैं क्या? उन्हीं को हम लोग कहते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश। ठीक है, तो यहां देखिए अब दूसरा चीज है असममित कार्बन परमाणु होना चाहिए। तो असममित कार्बन परमाणु का मतलब होता है वह कार्बन परमाणु जिसकी चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न परमाणुओं या समूहों से जुड़ी हो। वह कार्बन परमाणु जिसकी संयोजकताएं, 4 संयोजकताएं होती हैं, भिन्न भिन्न यानी चारों डिफरेंट से होना चाहिए, चारों डिफरेंट से जुड़ा होना चाहिए।
उसी को असिमेट्रिक कार्बन या असममित कार्बन कहते हैं। और ऐसे कार्बन को किरेल कार्बन भी कहते हैं, या ऐसे मॉलिक्यूल को काइरेल मॉलिक्यूल या किरेल अणु के नाम से जाना जाता है। तो किरेल अणु होते क्या हैं, पहले ये समझिए। किरेल अणु का मतलब ऐसे अणु जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर, जैसे इसका देखिए दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, बीच में हमने मिरर रख दिया, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब कुछ इस तरीके का होगा। ये Cl यहां होगा, CH3 इस साइड, H यहां। ये अपने दर्पण प्रतिबिंब पर, इसको उठा करके इस पे रखिए तो ये Cl इसके ऊपर आ जाएगा, CH3 इसके ऊपर आएगा, यानी ये अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं हो रहा है। तो ऐसे अणु जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, ऐसे अणुओं को किरेल अणु के नाम से जाना जाता है। समझे? तो किरेल अणु यानी प्रकाशिक समायोता वही प्रदर्शित करेंगे जो अणु कैसे होंगे, किरेल होंगे। तो ये देखिए, ये हैलोजन है इसमें और बाकी सारे डिफरेंट हैं। तो एल्किल हैलाइड इसका मतलब प्रकाशिक समायोता प्रदर्शित कर सकता है अगर सिचुएशन इस तरह के होंगे तो यहां पर बच्चों मैंने आपको सिखा दिया, आपको बता दिया, क्या क्या बता दिया, उसका क्लासिफिकेशन बता दिया एल्किल हैलाइड का, और नेमिंग करना बता दिया, आइसोमेरिज्म बता दिया। ठीक है, इसको आप लोग नोट्स बनाएंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कार्बोधनायन के स्टेबिलिटी की बात करेंगे। ठीक है।